कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है एमटीएस के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस में आपकी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है मुक्ति बैच, जिसमें आपकी सारी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चलाई जा रही है। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का मुक्ति बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है सीपीओ, एसआई, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के लिए। याद रखिए, इसमें मैं आपके आज क्वेश्चन में इसमें वो भी डालें जो अभी आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ है, अभी जो सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम जो अभी 2 महीने पहले हुए, उन क्वेश्चंस को, आज के जो क्वेश्चन था वो अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ वो क्वेश्चंस भी आज की आपकी क्लास में हैं। तो अच्छे से देखिएगा क्वेश्चंस को, पेन पेपर लेकर बैठिए। कुछ भी नया आपको मिलेगा तो आपको उसे नोट डाउन करना है, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। रतन, शिवानी, अमन, ओम प्रकाश, हर्षित, चंद्रभान, गौतम, अशोक, महक, निशी, हर्षित, चंद्रभान, आरा, राकेश, संजय, इंद्रजीत, ओम प्रकाश, हर्षित। चलिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं इस वजह से कल, हाँ, ऑलमोस्ट मेरे आधे से ज्यादा काम कल डन हो गए। आज से मैं थोड़ा सा फ्री हूं, तो आपकी ये जो समस्या है ना, इसका निदान मैं आज से करना शुरू कर दूंगा, है ना। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल। आरती बहुत अच्छी। चलिए, यह है आपका सामने पहला क्वेश्चन और यह सीजीएल में आया है, इसी वाले में जो अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ ना, जो अभी 14 तारीख को जो एग्जाम खत्म हुए, उनकी एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया है। चोल प्रशासन में फिलिंग द ब्लैंक्स गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, उसको क्या कहते क्या थे? नागराम, समा और खिल। In the Chola administration, there were southern in fill in the blanks villages which were mainly inhabited by Brahmins. जो ब्राह्मण्स द्वारा बसाई गई थी वो कौन सी थी, वो बताना है। ठीक है, होगी। उसके लिए भी प्लान किया मैंने कहा था ना, मैं थोड़ा सा बिजी था अभी 10-12 दिन, थोड़ा ज्यादा ही, तो इस वजह से आपका काम रह गया है। वो मैं आज से शुरू कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, बहुत से काम पेंडिंग थे जो धीरे धीरे निपटाएं, अब जाके बात बनी है। ठीक है, चंद्रभान क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका और। चोर प्रशासन से संबंधित एक अभिलेख भी है जिसे बोलते हैं उत्तर मेरूर। ये अभिलेख, ये भी आपको याद रखना, पूछा जाए किस प्रशासन से, किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपका चोल से संबंधित है। चोल से संबंधित कई चीजें मैंने आपको बताई हैं, जरा मुझे बताओ इसका संस्थापक कौन है और कब जो है इसकी स्थापना हुई है। साथ में आपको जो चोल प्रशासन है इसके बारे में यह भी बताना। और हाँ, याद रखना, आज से मतलब आज से अब तक 10-12 दिन जो आगे चलेंगे, उसमें जो अभी 2-3 महीने में एसएससी ने जो एग्जाम आपके कराए हैं, उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं लेकर आऊंगा और रेगुलर आपको क्लास लेनी है। साथ में आपको क्वेश्चंस देख के ये भी सीखना है कि एक साथ एक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक समय पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर कैसे एक ही क्वेश्चन से अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाता है, या क्या पैटर्न इस समय प्रेजेंट में एसएससी ने अपनाया है जीएस में, जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से पास कर सके। तो ये सब चीजें भी अगले 10-12 दिन में हम देखने वाले हैं। याद रखना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे। रेगुलर क्लास लेनी है, एक दिन भी क्लास अगर तुमने मिस की तो फिर नुकसान तुम्हारा ही है, ये भी याद रखना। ठीक है, संस्थापक कौन है और कब जो है
इसकी स्थापना हुई थी, इसकी साथ में आपको बताना है। इसके अलावा यह बताओ कि महमूद गजनी था, यह भी आपका अभी कुछ 6-7 महीने पहले क्वेश्चन पूछा। महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, वही जिसने 17 बार आक्रमण किया, गजनी या गजनवी, उस समय कौन सा चोल शासक था? उसके समकालीन कौन सा चोल शासक था? एक चोल शासक था जिसने बृहदीश्वर मंदिर बनवाया था, क्या नाम था? एक चोल शासक था जिसने जो है पूरे श्रीलंका को जीता था, उसका नाम क्या था? और एक शासक था चोलों का जो पहला स्वतंत्र शासक था। यह 3-4 प्रश्नों के जवाब आपको देने। विजयालय बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्याध भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको ब्याध भी कहते हैं? बताओ। ठीक, इनमें से कौन सी नदी है जिसको ब्याध कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। झेलम, जकार, तबी, श्योक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज ब्याध? इनमें से कौन सी नदी है जिसको ब्याध भी कहते हैं? बताओ जरा, किसे कहते हैं? अच्छा, श्योक किसकी सहायक नदी है, जरा यह बताओगे? जो श्योक है यह किसकी सहायक नदी है, यह भी बताओ। ठीक, बढ़िया। हाँ, चलिए बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए यानी कि झेलम। झेलम का एक नाम वितस्ता भी है। क्या है? झेलम का नाम एक वितस्ता भी है। झेलम को यूनानी क्या कहकर बुलाते थे? जो झेलम है इसको यूनानी क्या कहते थे? और यूनानी सिंधु नदी को क्या कहते हैं? जो यूनानी है वो सिंधु नदी को किस नाम से बुलाते हैं, ये बताओ। सिंधु को हिंदू कहने वाले कौन थे? सिंधु को हिंदू कहने वाले कौन थे, ये बताना। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। कचरा, चट्टान, पत्थर या जीवाश्म। एनी नेचुरल बॉडी ऑफ मिनरल मटेरियल दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। जो अर्थ की क्रस्ट बनाते हैं उसको कहते क्या है, ये बताना। आर्य, अखिल, महक, पूजा, अमृता, सुमित, सूरज, मोनी। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक, बढ़िया। क्या कहते हैं इसको? कहा जाता है आपका चट्टान। देखो परपटी जो है वो बेसिकली किससे बनी है? अगर या इसे ऐसे समझो, जो चट्टाने हैं वो 3 से बनी है। आग्नेय, सॉरी 3 तरह की चट्टाने हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और ये तीनों ही मिलकर क्या बनाती हैं? ये तीनों ही मिलकर बनाती हैं आपकी भूपरपटी, मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा। क्या? पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, ये याद रखना। जिसमें जो आग्नेय चट्टाने हैं ये बनी है मैग्मा और लावा। किससे? मैग्मा और लावा से। अगर अवसादी की बात की जाए तो जो अवसादी चट्टान है यह किससे बनी है? याद रखिए यह बनी है अपरदन और अपरदन। किससे? अपरदन से बनी है। साथ में एक चीज और से बनी है, और वो क्या है? वो है आपका मतलब अवसादों से, जो अवसाद इकट्ठे हुए हैं उनसे। यह किससे बनी है? रूपांतरित। ताप और दाब, ताप और दाब से इनमें की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान बनी है। तो यह याद रखना। सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक है? बताओ जरा। देखो उसके जो आंसर थे वो थे चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, 950 ईस्वी में उसने उसकी स्थापना की थी। आदित्य प्रथम जो है पहला स्वतंत्र शासक था। राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को जीता था। राजेंद्र चोल के राजेंद्र चोल के पिता राजराजेश्वर ने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था। हाइडेस्पीस कहते थे झेलम नदी को। हाइडेस्पीस किसे कहते थे? हाइडेस्पीस कहा जाता था। झेलम को कौन कहते थे? यूनानी। सिंधु नदी को इंडस कहते थे यूनानी। साथ में जो सिंधु है, सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा है हकामनियों ने। ठीक है, ये याद रखना, हकामनी। निम्नलिखित में से कौन सा क्वार्टर्स का प्राथमिक घटक है?
इनमें से कौन सा एक क्वार्टर्स का प्राथमिक घटक है, यह पूछ रहा है, बताओ। अमृता, बहुत अच्छे, हाँ ठीक। मुझे लगता है इस शिफ्ट के जिसके ये क्वेश्चन है ना, उसमें आधे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। चलो, अरे यार क्या हुआ है, एक मिनट ना। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि सिलिका। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी यानी कि सिलिका, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वार्टर्स का क्या है, प्राथमिक घटक है, ये क्या है, जो क्वार्टर्स है इसका प्राथमिक घटक है सिलिका। ये सिलिकॉन का, देखो बेसिकली इसको कहते हैं, जो सिलिका है इसको कहा जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। रही बात इसकी कि जो सिलिका है ये क्या है, तो याद रखिएगा जो सिलिका है ये अयस्क है, किसका, सिलिकॉन का, किसका, तो याद रखिएगा ये अयस्क है, मतलब अगर बात की जाए आपका ऑक्साइड है, किसका, सिलिकॉन का, सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं सिलिका को। और जो सिलिका है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये मेजर रूप में पाए जाते हैं किसमें, भूपर्पटी में, किसमें, क्रस्ट, भूपर्पटी में मेजर रूप से पाए जाते हैं आपके सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए उसको भी देख लेंगे, कितना जानलेवा था, परेशान क्यों होते हो। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह तापमंडल में 10,000 किलोमीटर तक है। आयनमंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल। फिल इन द ब्लैंक्स इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज अप टू 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की मतलब हमारा जो तापमंडल है इससे 10,000 मीटर ऊपर, इनमें से कौन सी एक परत है, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ जरा क्या कहेंगे। देखो ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि ये है पृथ्वी, इसके ऊपर 5 अलग अलग परतें हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 से 5 तक परतें हैं। तो इनमें से कौन सी परत है तापमंडल, और उसके ऊपर 10,000 किलोमीटर ऊपर है कौन सी परत है, वो पूछ रहा है, बताओ जरा एक बार। बता दो, ठीक, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी यानी कि बाह्यमंडल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाह्यमंडल। देखो पहला है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका समताप मंडल, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका मध्य मंडल, चौथा हो जाएगा आपका आयन मंडल या ताप मंडल, पांचवा हो जाएगा आपका बाह्यमंडल। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका बाह्यमंडल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, ये याद रखना, ये जो है आपके, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। दिक्कत मत लेना बिल्कुल भी, अगर है तो कमेंट में लिख सकते हो। देखो अंग्रेजी में भी याद रखो, इनको कहते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको यार, ट्रोपोस्फीयर, है ना। समताप मंडल है आपका स्ट्रेटो, मध्य मंडल है मीजो, आयन मंडल है आयनो, और बाह्य मंडल है आपका एक्सोस्फीयर। हिंदी और अंग्रेजी देखो ये लिखे हैं यहां पर भी, है ना, तो ये याद रखना क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बाह्यमंडल की जगह पर ऐसे लिख के दे देता एक्सोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल की जगह लिख देता आयनोस्फीयर, ठीक है, क्षोभ मंडल की जगह लिख देता ट्रोपोस्फीयर, ऐसे हिंदी में लिख के दे देता है, और तब कंफ्यूजन ज्यादा होता है क्योंकि सॉरी अंग्रेजी को देवनागरी में ऐसे लिख देता है, तब दिक्कत होती है कि हिंदी में तो आपको पता है पर अंग्रेजी में आप नहीं जानते, और वहां दिक्कत होगी, ठीक है। आगे, सर जी आप कमेंट देखते कहां हो, अरे रे इतना सीधा सीधा गंदा सा लांछन लगा दिया तुमने, हाथ है देख तो लिया तुम्हारा, और बताओ, टेंशन ना लो, तुम्हारे कमेंट में देख रहा हूं, आरोप ना लगाया करो, हाथ है। ठीक, आगे, चक्रवात का केंद्र
शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान का फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। हृदय, सिर, आंख और भुजा। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज द काम एरिया विच इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्टोर्म। मतलब जो भी तूफान है उसके उस हिस्से को क्या कहते हैं जिसमें तूफान जो है क्या होता है, मतलब तूफान का वह हिस्सा शांत होता है। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अजय राव, बढ़िया। बिपाशा, हरप्रीत, आकाश, मंटू, हाँ क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं आपका तूफान, ओ सॉरी आई। देखो इसे ध्यान से देखो, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का है, मतलब तूफान का है। ठीक है, इसमें यहां पर है मतलब पानी गर्म है, वो तो आपको मैंने बताया है कि 27 डिग्री टेम्परेचर जो है पानी का होना चाहिए मिनिमम, समुद्र का, है ना। ये क्या है, ये इतने हिस्से में गर्म पानी है, बहुत ज्यादा, 27 डिग्री टेम्परेचर से अधिक है। ये लो प्रेशर है। ठीक है। यहां पर सॉरी, यहां जो है वाष्प जो है, मतलब जब ये इतना हिस्सा गर्म है तो इसकी वजह से लो प्रेशर बन रहा है और वायु ऊपर जा रही है। देखो ये दुनिया भर के कर्म हो रहे हैं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें ये वाला हिस्सा देखोगे ना, ये वाला, अगर यहां पर आप फंस गए मान लो, तो ये कम से कम 25 से 30 किलोमीटर ले जाके आपको फेंकेगा मिनिमम। उड़ीसा में एक ऐसा केस हुआ है ना। इधर फंस गए तो कहीं पता नहीं कहां फेंक देगा, लेकिन गलती से अगर आप यहां फंस गए तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ही शांत एरिया है ना। इसी की स्पीड से आप भी चलते जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन गलती से अगर आप यहां हो फिर इसमें या इसमें कहीं फंस गए तो वो तुमको फेंक देगा, है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां जो भी कर्म हो रहा है और पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात यह आ रही है कि अगर इस हिस्से में आप हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला, यह बिल्कुल अशांत क्षेत्र है ना। ऐसे समझो क्या है, यह है शांत क्षेत्र, और इस हिस्से को कहते हैं तूफान की आंख या तूफान की आई। ठीक है, स्टॉर्म आई बोल सकते हैं इसे। ठीक, अब इसे लगाऊंगा, यहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे आपका आई। ठीक। तुमने भेजी है क्या मतलब। आगे, विट्रियल का तेल का रासायनिक नाम है। विट्रियल का जो तेल है इसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब इनमें से कौन सा एक है जिसको विट्रियल का तेल कहते हैं। ठीक, लो अब तुम एक दूसरे को सपोर्ट भी करने लगे। हे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल एल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल विट्रियल। जीप तो ना चलेगी। ठीक, हाँ। क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है तुमने इससे पहले इसे देखा होगा। लिख लेना, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, है ना। लिख लेना इसको। क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये याद रखना। आगे, अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बता सकते हो। ठीक, धीरज, चंद्रभान, नैन्सी, रतन, मोहित, संदीप, रोहित, शिखा, कविता, बासु। ठीक है, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के दिए गए किसी अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है। इनमें से किस एक का वर्णन, इनमें से मतलब ये एक पूरा स्टेटमेंट दे रखा है संविधान का। सोच रहे हो एसएससी कहां पहुंच गया है। जो संविधान है उसका पूरा एक स्टेटमेंट निकाला है और वो दे रखा है, और वो क्या है, H2SO4। काजल चौहान, अभिषेक, SK राय, आर्या, हरप्रीत, श्री राम, रिंकू, काजू, ठीक है, आकाश, H2O। क्या बात है, इस व्यक्ति ने H2O लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र। हद है। ठीक है, इसके लिए अच्छा
है क्या? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। ये जो है इनमें से किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। आर्टिकल 71, 72, 74 1, 74 2, बताओ जरा। बढ़िया, ठीक। मजाक बना रखा, मजाक बना रखा। ठीक, अरे सीख गए तुम जीने की कला, तुम क्वेश्चन पर क्यों नहीं ध्यान देते यार? ठीक है, इतनी तारीफ, इससे ज्यादा तारीफ मुझसे झिलिएगी नहीं, रुक जाओ, थाम लो, क्वेश्चन पर ध्यान दो, है ना। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका, किसमें यह लिखा है कि देखो एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति उसी के सलाह के अनुसार काम करेगा। और यह किसमें है, यह है आपका आर्टिकल 74A में। किसमें यह लिखा है आपका 74A में। 75 और इसके साथ साथ एक 75A है, एक 75 2 है और एक दो नहीं 2 और एक 75 3 है, हिंदी और अंग्रेजी, है ना। देखो 75 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है कि जो पीएम है इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। 75 2 में लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स हैं इनकी सिफारिश करेगा पीएम और इनकी नियुक्ति करेगा प्रेसिडेंट, किसके? पीएम के कहने पर, उसकी सिफारिश पर। और इसमें लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किससे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, किसके? तो याद रखना, लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति, तो ये याद रखना। ठीक है, बढ़िया। किसी को कोई और दिक्कत? ठीक, हाँ ठीक, स्वांगता नंग, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? इस बार के सीजीएल का क्वेश्चन है ये, इसी बार के कुछ टाइम पहले का। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? 84, 92, 29, 48। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री? 84, 92, 29 और आपका 48। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, आपको बताना है इसके लिए सही जवाब क्या होगा। ठीक, हाँ ठीक, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी यानी कि 43। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48। क्या हो जाएगा? 48, तो ये याद रखना, ठीक है। ऋषभ, दिव्या, रतन, सुमित, बासु, रचित, हैप्पी, धीरज, बहुत अच्छे। अच्छा 29 क्या है? आर्टिकल 29 क्या है? 49, चलो 49 भी बताओ। 49 है राष्ट्रीय स्मारकों को लेकर, है ना। ठीक, आसिफ, बहुत अच्छे। हाँ चलो शिवम, अगला क्वेश्चन पिछला हो गया क्या? हाँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इनमें से किसके द्वारा घोषित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और चैंबर ऑफ कॉमर्स। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, चैंबर ऑफ कॉमर्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 10। क्या है? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10वां। सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। एमएसपी जो है ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है?
कौन घोषित करता है एमएसपी को? एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? अरे यार लिखा ही हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना? ठीक। माइनॉरिटी के लिए है, हाँ 29, ठीक। 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों की, दोनों ही अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक। हाँ चलो, है ना? ये कौन करता है तो याद रखिएगा इसे, इनमें से कौन है जो घोषित करता है? इसे करता है आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है, वो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो इसे करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे ब्रिजेश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकता है। अगर तुम में से किसी को कोई समस्या दुविधा है तो लिखो। गांधी जी ने फिल इन द ब्लैंक्स को प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया, ये भी अभी आया। प्रसिद्ध करो या मरो का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? कब दिया गया? महात्मा गांधी ने दिया था, और इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने ये नारा दिया था। कमेंट में लिखकर बताओ आंदोलन जो है ये स्टार्ट कहां से हुआ था? वो जगह, वो प्लेस कौन सी है जहां से जो है ये स्टार्ट हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? शीतल पाल, बहुत अच्छे। एक मिनट, बहुत अच्छे तो तुमने लिखा क्या था? मनीष, रश्मि, संदीप, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942। यह डेट याद रखनी है, इस डेट को याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है? बढ़िया। ऑपरेशन जीरो आवर, हां इसी समय शुरू हुआ था, जिसके ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब था रात के 12 बजे ही जितने भी नेता हैं जो उस समय थे उनको कैद कर लेना, ठीक है? ये बताया था क्या मैंने जीरो आवर पहले? ये जो ऑपरेशन जीरो आवर है ये मैंने पहले बताया था। महात्मा गांधी ने 1930 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, स्वराज हिंद, नवजीवन। विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी, यह पूछ रहा है। बताओ जरा किसकी की थी? ठीक, बढ़िया। ग्वालियर टैंक, मुंबई से। एक प्रभु लिख रहे हैं बताए होंगे, याद नहीं। तुमसे कितनी बार कहा लिखा करो? नाइनटीन 42 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे हैं अबुल कलाम आजाद। कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद, ठीक है? ठीक। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो अखबार स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? वो था इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया भारत में, स्वराज हिंद इनकी बुक है, नवजीवन भी इनकी बुक है, ठीक? तो ये याद रखना, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इनमें से कौन सा यूनानी है जिसको अमित्रघात कहते थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कनिष्क। विच मौर्यन रूलर वाज कॉल्ड अमित्रघात बाय द ग्रीक? इनमें से कौन सा मौर्य शासक है जिसको अमित्रघात कहा जाता है, यह बताओ। ठीक। 9 जनवरी को वो लौट के आए थे, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। सेंड्रोकोट्स जो है ये कहते थे चंद्रगुप्त को, और अमित्रघात जो है ये कहते थे बिंदुसार को। किसको? ये कहते थे बिंदुसार को। अमित्रघात का मतलब होता है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब क्या है? अमित्रघात का मतलब है अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है? क्या हो जाएगा? अपने शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है? चलो। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा किसका? कुषाणों का, और भारत का एकमात्र ऐसा राजा
जिसने चाइना पर भी कब्जा किया था। चाइना के भी कुछ हिस्से को जो है इसने कब्जाया हुआ था। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी इसे कहते हैं, ये याद रखना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये और अशोक महान का पिता। ठीक है। शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो कमेंट में लिख सकते हो, लिखो, मैं देख रहा हूं आप सबके कमेंट। जब तक लिखोगे नहीं तब तक बात बनेगी भी नहीं ना। हाँ ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। इनमें से किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? भिरडाना को, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या अल्लाहदीनो? फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताओ। हाँ हाँ, एक्टिव पैसिव कैसे आ गए भाई? सबसे पुरानी नहीं, ऑल क्लियर, देन इट्स ओके। ठीक। अरे तो जवाब दो, उसमें नाम का क्या लेना देना? जवाब में नाम का क्या लेना देना, जरा बताओ मुझे। चलो, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, भिरडाना। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जो भिरडाना है ये है कहां पर? जो भिरडाना आपने सुना, ये भिरडाना जो है ये कहां पर है, ये बताओ। ठीक है, बताओ जरा कहां है। और अगला क्वेश्चन देखो, सामने लिखा हुआ है। ठीक। हरियाणा में है, शीतल पाल। हाँ, हरियाणा में ही है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? इनमें से कौन सा स्थान है जहां से जुताई वाले, जो हड़प्पा स्थल है इसके जुताई वाले प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैज द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड बीइंग फाउंड? जहां से जुताई वाले जो साक्ष्य हैं ये देखने को मिले हैं, कौन सी जगह है ये आपको बताना। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को देखना है, उनको लिख लेना है, उनको समझ लेना है, हो गया काम, है ना। अगर मैं बात करूं कहां से जुताई के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से जो है ये खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। ओहो, कौन है? क्या ही कहा जाए अब तो मैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये किस नदी के किनारे स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहने वाला कौन था ये बताना है। रोहित। ठीक है। ठीक है। हाँ, जो चूड़ियां जो हैं उनके साक्ष्य भी मिले। ठीक है। अच्छा, 16 यार्ड हिट शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ा जाता है? लॉन टेनिस, गोल्फ, फील्ड हॉकी, क्रिकेट। द टर्म 16 यार्ड हिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 16। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 यार्ड हिट। ठीक। हाँ, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। ठीक है। हाँ, पिंगट ने कहा था दोनों को जुड़वा राजधानी। ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो याद रखिएगा ये फील्ड हॉकी, 16 यार्ड हिट जो शब्द है ये फील्ड हॉकी से संबंधित है।
किससे संबंधित है? फील्ड हॉकी से, तो ये याद रखना, गोल्फ से नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे? आईपीएल जो है इसके पहले अध्यक्ष, आयुक्त और संस्थापक कौन थे ये बताना। शुभम, गौतम यादव, इंद्रजीत, गायत्री, रोहित, अनुज, एसपी शर्मा, निशांत, रानी, अमृता, विकास, रमन, श्रीनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ये है डी, यानी कि ललित मोदी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ललित मोदी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, पिवट टेबल निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? जो पिवट टेबल है ये इनमें से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पिवट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस और आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन है आपका 18। किस तरह की टेबल है? पता नहीं, भेजी होगी मैंने, एक मिनट दिखा दूं मैं तुम्हें, है ना। जगमोहन डालमिया कहां से आ गए? अच्छा, भेज रखिए। ठीक, ये देख रहे हो? देख रहे हो ये क्या? ये टेबल देखी होगी, कई बार तुमने फिल्मों में देखी होगी, नॉर्मल देखी होगी, कंप्यूटर वगैरह जब यूज करते होगे तब तुमने इस तरह की देखी होगी। ये डोनेशन आइडिया, डोनर है, ये टाइप है, ये मेथड है, किस मेथड से डोनेट किया, ये स्टेटस है, ये अमाउंट है, ये डेट है ना। ये क्या है? इस तरह की जो टेबल बनाई जाती है एक, इसे बोलते हैं पिवट टेबल। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पिवट टेबल। और ये इनमें से किस एक से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। किससे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जो है ये संबंधित है, तो ये याद रखना। आगे, निम्न में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का एक उदाहरण नहीं है? ब्लूप्रिंट में यूआई पाथ ऑटोमेशन एनीवेयर पावर सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन? ब्लूप्रिंट में यूआई पाथ ऑटोमेशन एनीवेयर और पावर सेंटर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 19, है ना। बताओ। ठीक, अभी की मैंने बात ही नहीं की, तब पूछ रहे थे पहला कौन था। कविता कुमारी, मुकेश, अमृता कुमारी, ठीक है, रानी कुमार यादव, सबीहा, अंकित, अमन, चंद्र, मंटू, अभिषेक, श्वेता। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो बताओ, नहीं है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलो। ये एक उपकरण है किसका? तो याद रखिएगा ये है पावर सेंटर का। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट है ना, इसका भाग नहीं है? खारा विलयन, प्रसियाई, नीली गोली, आपका एंटी गामा किरण त्वचा मरहम और CAADTA श्वसन द्रव्य। मतलब जैसे कहीं परमाणु केंद्र वगैरह है, वहां से अगर लीकेज हो जाए, है ना, तो उसके कारण और पास का जो क्षेत्र है वो भी जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे में उसका इलाज के लिए या उनके समस्या के समाधान के लिए इनमें से कौन सा एक उस किट का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका खारा पानी भाग नहीं है। यूपी प्लस 2023 के लिए सिपाही बैच है। लाइव क्लास, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहां आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस के लिए है आपके पास राजधानी बैच। अगला क्वेश्चन, टाइगर लीजन या फ्री टाइगर लीजन के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भाकना और विनायक दामोदर सावरकर। हु वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीगन और फ्री इंडिया टाइगर? लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भाकना और विनायक दामोदर सावरकर। इनकी और इनके द्वारा इन सब ने कुछ ना कुछ स्थापित किया है, संस्थापित किया, किसी न किसी की स्थापना इन्होंने की है। बताओ जरा। हाँ, पहली बार सुनने हो गई है कि नहीं?
पहली बार सुनाई दे रहा होगा ये सब लीगन। पर कमाल की बात है, इस बार के जो आपका एग्जाम हुआ है ना सीजीएल का, उसमें ये पूछा गया सवाल है। इस बार के सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है ये, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन। मुझे उम्मीद नहीं है तुम में तो कोई सही जवाब दे पाएगा इसका, अब तक तो आया नहीं। और अब तुम देख के बता ही दोगे कि अच्छा किन किन ने क्या क्या जवाब दे दिए, अच्छे नहीं है तो ठीक है, बाकी के बताते हैं। एक का भी जवाब सही नहीं आया, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा है अभी तक। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष बोस ने बनाई थी, ये ठीक है। मित्र मेला या अभिनव भारत बीडी सावरकर ने बनाई थी, ये भी ठीक है। जो गदर पार्टी है वो हरदयाल ने बनाई थी, वो भी ठीक है। और जो सोहन सिंह भाकना है उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ये बात भी ठीक है। लेकिन इसका सही जवाब है आपका सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी में इन्होंने इसे गठन किया था। क्या? जर्मनी में इन्होंने इसका गठन किया था 1941 में। इसमें 1941 में इन्होंने गठन किया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, जानलेवा सवाल यही था क्या? अच्छा कोई नहीं, चलो तुम्हारी जान तो बच गई। आगे, अचल पूंजी के उपभोग को फ्रिंद ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। अचल जैसे कोई मशीनरी है ना, उसका जब आप उपभोग करते, उसको जब यूज करते है ना, तो उसका जो उपभोग है इनमें से किस नाम से जाना जाता है? मूल्यह्रास, निवेश, सकल निवेश और मूल्य वृद्धि। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका जो कंजम्पशन आप करते हैं वो क्या कहलाती है? फिक्स्ड कैपिटल को जब कंज्यूम आप करते हैं तब आप उसे क्या कह सकते हैं? बताओ जरा। विशिंग टू मिया हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे ही नहीं आज। जब आएगा तब पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ए, यानी कि मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका मूल्यह्रास। तो ये याद रखना, इन क्वेश्चंस को लिख लो, लाइन सहित लिख लो। अचल संपत्ति के उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है, एक लाइन लिख लो, रिवाइज करना इसको। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपके एग्जाम में पूछ लिया, इसी बार पूछा, 1 महीना भी नहीं हुआ है इन क्वेश्चंस को पूछे हुए। ठीक है, आगे, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? महानिदेशक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखागार और प्रधान महालेखागार। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट? क्वेश्चन क्या है? 23। बताओ जरा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? ऐसा ना कहो, है ना। बताओ जरा क्या हो जाएगा? हेलो, ऐसा भी मत कहो आप, है ना, दोनों ही नहीं कहना। बताओ जरा क्या हो जाएगा? ठीक, क्या हो गया? कौन सा वाला? मूल्यह्रास वाला या जो लीगन वाला है? नहीं, मुझे पता था, टेंशन ना लो, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मालूम था। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये एग्जाम में पूछ लेगा, है ना। तो जब ने एग्जाम में पूछा और जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि कहीं पूछा है। मैंने किसी भी एसएससी के एग्जाम में या पेपर में जो प्रीवियस ईयर है, जो इस बार सीजीएल का हुआ है, इससे पहले किसी में भी ये क्वेश्चन देखा नहीं था, है ना। मुझे मालूम था पर मुझे लगा नहीं था कि ये पूछेगा नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं अब तक, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कहाँ। पर पूछ लिया उसने, अब याद रहेगा, अब हर बार बताऊंगा मैं, है ना। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सीपीओ में कभी पहले पूछा हो तो आइडिया नहीं है, पर सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में नहीं पूछा, है ना। कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कैग की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत है? कैग की नियुक्ति जो है वो किस आर्टिकल के तहत होती है, ये बताओ। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम, मतलब सबसे अधिक कम जनसंख्या किसकी है? जनजातीय। इन तीनों में
फिर उससे अधिक किसकी है और फिर उससे अधिक किसकी है। ये क्या है, ये है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। क्या है, ये है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, कै की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है, 2011 नहीं कराया मतलब, हाँ ठीक। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे कम है उड़ीसा में, उससे अधिक जनजाति महाराष्ट्र में, सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। सीबीए कहां है, सीबीए ये ए में ही है, क्या हो जाएगा ए, सीबीए। ठीक है, ठीक। आगे देखें, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया था। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है। 2018 में मनाया था 100वां जन्मदिन, और क्वेश्चन कब पूछा है, 2023 में। क्वेश्चन कब पूछा है, 2023 में। अब बताओ जरा क्या होगा। और यह क्वेश्चन तुम नहीं कर पाते, है ना, यह क्वेश्चन तुम नहीं कर पाते अगर यह देखते कि गूगल डूडल ने 2018 में 100वां जन्मदिन मनाया है। नहीं मालूम, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। प्रॉब्लम यह है, तुमको बस इतना जानना है कि मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, और यह मैंने कई बार बताया है, यह तुमको कई बार देखने को मिल जाएगा। मृणालिनी साराभाई से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए। मृणालिनी साराभाई को किस एक नृत्य शैली की प्रतिपादक है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, यक्षगान, ओडिसी और आपका कथक। किससे, दो नृत्य हैं, क्या है, दो नृत्य शैली से संबंधित है ये। ठीक, मृणालिनी साराभाई कैसी दिखती हैं ये मैं फोटो भेजू ना एक बार, तो देखने में आसानी रहेगी और तुम समझ भी पाओगे। एक मिनट को मुझे बस 1 मिनट दे दो। हाँ ये रहा, देखो, पीछे विवेकानंद जी की तस्वीर भी है इसमें। ये है मृणालिनी साराभाई। कौन है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, है ना। किससे, भरतनाट्यम और कथकली। किससे संबंधित है, भरतनाट्यम और कथकली से। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। इनमें से कौन एक है जो सितार के लिए जाने जाते हैं, सितार जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित हैं। ठीक, बिलायल खां, अमजद अली खां, बहादुर खां और अल अकबर खां। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजर्स इज फेमस फॉर हिज मास्टरी ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार से इनमें से कौन सी संबंधित है ये आपको बताना है। तुम पगला गए हो क्या, तुम खुद के देखो, तुम हो खुद कहां पर, तुम खुद कहां पर हो, एसएससी और सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, है ना, नौकरी भी मिली जाएगी। और वो क्या है, वो प्रतिपादक हैं। सोच के देखो, दो नृत्य की, दो शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम और कथकली की, इतनी टैलेंटेड है वो, और तुम्हारी नजर में उनकी रत्ती पर बिक जाती। गूगल ने डूडल बनाया था उनके 100वें जन्मदिन पर, है ना। तुमको तुम्हारी गली का कोई जानता भी नहीं होगा, 2-4 लोगों को छोड़ दें, उसके अलावा। गली छोड़ो, चलो मान लो एक बार गली में तो सभी जानते, गली के बाहर तुमको कोई नहीं पहचान रहा होगा। उनका क्वेश्चन है सीजीएल में, और वो क्वेश्चन तुमको पास कराएगा। इज्जत कर लो थोड़ी सी, नहीं समझ में आ रही है, पता चले यही क्वेश्चन गलत कर रहे हो फिर तुम, वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कुछ करके गए वो अपने जीवन में। एक तुम पूरे दिन बस रील सरकाने के अलावा और टाइम पास करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं, है ना। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ए, बिलायत खां होगा। ये क्या हो जाएगा, बिलायत खां, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। उस जो प्रजनन रणनीति है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका साव परिजीविता। ठीक है,
ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? हैरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, पियरे साइमन लाप्लास और फ्रेड हायल। Which scientist thought about the concept of steady state of the universe? Harold Jeffrey, Edwin Hubble, पियरे साइमन लाप्लास और फ्रेड हायल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 28। बताओ। हाँ ठीक। आरब, दीपू, बढ़िया। हाँ क्या इतना इतना बड़ा तो तुमने सवाल लिख दिया, कहां पढ़ूं मैं उसे? माया, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके लिए? सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेड हायल। ये जो स्थिर संकल्पना है ब्रह्मांड की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, या इसमें इन्होंने ये बताया है कि ब्रह्मांड का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ब्रह्मांड का ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत है, तो ये याद रखना। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? इतनी भसड़ लिखी है, पूछ बस ये रहे हैं कि झेलम का प्राचीन नाम बता दो। ये नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, सरल क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछने का, ताकि तुमसे जो है टाइम वेस्ट कराया जा सके। क्या पूछ रहा है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये बता दो बस। जो झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम जो है ये क्या है, ये बता दो। सिर्फ इतना बताना, बात खत्म। परुष्णी, बिपाशा, अस्किनी और बितस्ता, है ना? झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बहुत अच्छे, क्या है? यह हो जाएगा आपका बितस्ता। अस्किनी, बिपाशा और परुष्णी किसके? अस्किनी, बिपाशा और परुष्णी किस नदी के प्राचीन नाम है ना? कुमकुम रावत, बहुत अच्छे। ठीक है, बताओ जरा किस किस के प्राचीन नाम है, बता पाओगे? बता तो देना चाहिए, उम्मीद तो है। क्लास को लाइक जरूर करना। क्या करना? क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और क्लास के साथ रेगुलर डेली जुड़ना है। याद रखना, यहां पर हम यही सीख रहे हैं कि जो कौन आपकी मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी प्रेजेंट में एसएससी किस तरह के क्वेश्चन आपको दे रही है, कैसे आप उन क्वेश्चन से और क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहां आपको सिर्फ झेलम नदी के बारे में नहीं, बाकी की जो और 7 नदियां हैं उनके प्राचीन नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ये कमेंट क्यों रुक गए? कमेंट को कोई दिक्कत हुई क्या? देखो एक बार मैं देखूं वीडियो वगैरह सब सही चल रही है या नहीं, या कोई दिक्कत हुई है? चल तो सही रही है, सही चल रही ना? ठीक है। अच्छा, बस कमेंट वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो अचानक से रुक जाते हैं कभी कभी, ठीक है? चलो, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि बितिस्ता। अस्किनी किसका है? तो याद रखिएगा चिनाब का है। परुष्णी किसका है? तो याद रखिएगा ये रावी का है। सतलज का है सतुद्री, और ब्यास का है बिपाशा, ठीक है? आगे अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय फिलिंदा ब्लैंक्स ने विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता था। इनमें से कौन सी एक है जिनने 19 वर्ष की उम्र में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें रजत पदक जीता था? क्वेश्चन है आपका 30। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका 30, आपको यह बताना है इसके लिए सही जवाब क्या होगा। हाँ कोई तो दिक्कत होगी। क्लास चल रही है, क्लास में दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है, सही चल रही है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका सी, अंशु मलिक। आगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतबाड़ी व्यवस्था फिलिंदा ब्लैंक्स पर आधारित थी। माल्थस के लगान सिद्धांत, स्मिथ के लगान सिद्धांत, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत और मार्क्स के लगान सिद्धांत। द रैयतबाड़ी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन। इनमें से किसके सिद्धांत पर जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है ये आधारित थी, ये आपको बताना, ठीक है? ठीक। हम्म
सही है, जोर से आशीर्वाद, है ना। ठीक है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। जो रिकॉर्ड थे उनका जो लगान सिद्धांत था उस पर आधारित था ये। ठीक है, आगे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो, आज जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाएं हैं इन पर ध्यान देने के लिए और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अखिल भारतीय सेवा जो है ये शुरू की गई है, और वो सेवा कौन सी है। ठीक है, कौन सी है? ये है PMABHIM। जरा इसकी फुल फॉर्म बताओगे क्या है, कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ABHIM। तुमने सुनी है, सुन रखी है तुमने, टेंशन ना लो, बस मुझे बता दो कौन सी है। ठीक है। हाँ, उसकी डेट है ना, डेट है उसकी, बढ़िया। चलो, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और फिल्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इनमें से किस धार्मिक विषय और उसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है भरतनाट्यम? बेसिकली भरतनाट्यम की जो विषय वस्तु है वो इनमें से किस एक धर्म से आती है, यह पूछ रहा है। जैन, शैव, सूफीवाद और बुद्ध। भरतनाट्यम एक्सप्रेस द रिलीजियस थीम ऑफ साउथ इंडिया एंड द स्पिरिचुअल आइडिया ऑफ। साउथ का है और किसका स्पिरिचुअल आइडिया को जो है ये शो करता है, वो पूछ रहा है। ठीक है, बढ़िया। ठीक, बहुत अच्छे। और किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा बी, शैव धर्म। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि शैव धर्म। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोडक्शन शब्द से जुड़ा है? इनमें से कौन सा त्योहार है जो टाई ऑफ प्रोडक्शन शब्द से जुड़ा है? रक्षाबंधन, करवा चौथ, छठ पूजा, बैसाखी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द वर्ड टाई ऑफ प्रोटेक्शन? मतलब रक्षा सूत्र, है ना, कौन सा एक जुड़ा हुआ है? ठीक, ठीक, क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, यानी कि रक्षाबंधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन। छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना, और बैसाखी किस राज्य में मनाते हैं, है ना, बताओ। बैसाखी और छठ पूजा जो है ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? ठीक, आगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11, 2 से 4, 25 से 31 और 15 से 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप? 5 to 11, 2 to 4, 25 to 31, 15 to 21। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 35। बताओ जरा क्या हो जाएगा? बिहार में है छठ पूजा और पंजाब में है बैसाखी, है ना। नागरिकता है आपके पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 1 में, पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से 1। ठीक है, जीएस में क्वेश्चन जो आपके सीजीएल के हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही पूछ लिए जिन्हें तुम मार के, ताकि तुमको ये ना लगे कि है एसएससी ने तुम पे क्या जुर्म कर दिया, है ना। तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। फिर इससे फिर वो प्रजनन विधि वो भी पूछ लेता है ना। फिर तुमसे वो लाइगर वाला पूछ लेगा, एक क्वेश्चन वो पूछेगा, एक मृणालिनी वाला पूछ लेगा। ठीक है, इससे होगा ये कि वो बैलेंस बनाता है, जिसने पढ़ा है वही पास कर पाएगा। बाकी सबको देख के ऐसा तो लगेगा कि कुछ क्वेश्चन तो सबने ही कर लिए होंगे, कुछ तो मैंने भी किए थे, बस थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो हो जाता, है ना। तो वो थोड़ी सी मेहनत कभी होती नहीं, वो वाली दिक्कत है।
है ना। ठीक, चलो आगे। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या है? सिंगल्स के लिए जो मतलब एक एक खेलेंगे, मतलब एक उधर और एक इधर। इसके लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स? 13.55 मीटर, 13.40, 13.44 और 14 मीटर। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है ये कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है, बताओ। हम्म हम्म ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बी 13.40 मीटर। क्या हो जाएगा? 13.40 मीटर, तो ये याद रखिएगा। आगे, 1901 में बिलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1901 में बिलियनों में रासायनिक गतिकी और परासारणी दाब इसके नियमों की खोज की थी, और इसके लिए इनमें से किसको जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया था? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था आपका 1901 में। किसे दिया गया था? तो ये लिख लो, इस पूरी लाइन को लिखना और फिर लिखना इसे, है ना। सही जवाब हो जाएगा आपका जेकब्स हेनरिक्स बेन टी हॉक। जेकब्स हेनरिक बेन टी हॉक्स, ये याद रखना। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सच बताऊं तो जब तक ये क्वेश्चन नहीं देखा था ना, मेरे को भी नहीं मालूम था इसके बारे में। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, तब मैंने आपको, फिर मैं ढूंढ मतलब इसका आंसर, उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा। ठीक है, बेन टी हॉक के बारे में पता था, पर मुझे यह नहीं मालूम था कि यह रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब जो है इसके लिए इन्हें 1901 में नोबेल प्राइज मिला है ना। तो इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दे रहा होगा, दे रहा है। ठीक, ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज है ड्रोन कोलाइडर, किसका उपयोग ड्रोन कोलाइडर, अच्छा ये पूरा है। अरे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में काम करता है? मतलब इन सब में शीतलन माध्यम के रूप में कार्य इनमें से कौन सा करता है? चाहे वो एलएचसी हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे एनएमआर हो, इनमें शीतलक माध्यम के रूप से काम करने वाला कौन सा है, ये बताना है। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक है ना। नियॉन नहीं हो, अरे नियॉन नहीं है, नियॉन का क्या मतलब उससे, है ना। क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा आपका ए यानी कि क्लोरीन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा एक राज्य है जो तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन? इनमें से कौन सा एक है जो तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए यानी कि राजस्थान। क्या हो जाएगा? ये हो जाए, एक मिनट, सॉरी, ये आपका हीलियम है, क्लोरीन नहीं है, हीलियम। दोबारा से सुनना, याद रखना, जो शीतलक का काम करता है ना, ये हीलियम करता है। कौन करता है? ये करता है हीलियम। क्लोरीन का इससे कोई लेना देना नहीं, ना नियॉन का है, हीलियम का है। ठीक है, और इसमें राजस्थान में तापी नदी नहीं बहती, राजस्थान में तापी नदी नहीं बहती है, ये याद रखना। बाकी तीनों में है ना, जो तापी बेसिन है वो इन तीनों में पड़ता है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ठीक है, आगे, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है? इनमें से कौन सा अति लघु उद्योग या इकाई है जिसमें निवेश आप 2 लाख तक कर सकते हैं, है ना। मतलब ये कब किया गया, मतलब कौन सी औद्योगिक नीति में यह किया गया था? इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर टाइनी
इंडस्ट्री यूनिट वाज इंक्रीज टू ₹2 लाख। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40, ये याद रखना, ठीक है। सबीहा खातून, चलो बहुत अच्छे। अक्कू सक्सेना, ठीक। गुड़िया, अशोक, मंटू, शेष, बेदा, आरती, संजय, विशाल, टाइगर, तौफीक, कृष्णा, अथर्व, चेतन, अशोक, ठीक है, संज्ञ, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1980 में। कब किया गया था? ये किया गया था 1980 में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। और एक व्यक्ति को यहाँ बहुत दिक्कत, एक है केसी जाट करके, इनको बहुत दिक्कत है यहाँ। इन्होंने एक बार भी अपनी समस्या नहीं लिखी, बस आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रभु मालिक समस्या लिखो क्या है ना? ये एक लाइन लिखना बंद करो, ठीक है। अच्छा, आगे याद रखिएगा आप सभी के पास है यूपी पुलिस 2023 के लिए सिपाही बैच 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 100% सिलेक्शन के लिए। और याद रखिएगा यहाँ आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, 10 अगस्त तक ये ऑफर है, तो ये याद रखिएगा। दिल्ली पुलिस 2023 के लिए राजधानी बैच है 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको लाइव क्लास जो है दी जा रही है, तो इसके साथ जुड़ जाइएगा। एसएससी सीपीओ के लिए शक्ति बैच है आपका, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 100% सिलेक्शन के लिए, 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पुलिस 2023 के लिए आपके पास बैच है 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एमपी पुलिस 2023 के लिए महाकाल बैच है, एमपीपी 50 में आप इसे यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए। किसके लिए? सीएचएसएल के लिए है आपके पास श्योर सिलेक्शन बैच, तो इसके साथ भी जरूर जुड़ जाइए। मैथ और रीजनिंग क्लास रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे अपने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साथ में याद रखिए कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके या जिस चैट बॉक्स में आप अभी इसमें ऊपर पिन किया गया, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली कुछ मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव और थॉट है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी, क्लास को नोट जरूर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस मिले उनको लिखकर रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज की क्लास